वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में आपके जो एसएसटी है, एसएसटी में सिविक्स सेक्शन का सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसको हमने मैप्स और डायग्राम्स के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंगली कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देखिए ताकि चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके कंप्लीटली समझ में आ जाए। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज इसके Q&A सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से उनके आंसर्स दिए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है कि भारत के इस राजनीतिक नक्शे पर, हालांकि नक्शा आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो आपको पेश करना होता है। तो भारत के इस राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है ना। मणिपुर, तो आपको सबसे पहले देखना है कि गोवा कहाँ है। गोवा आपके पश्चिमी तट पर है। ये बहुत छोटा सा राज्य है। ये है आपके गोवा। उसके बाद में है सिक्किम। सिक्किम जो है वो बिल्कुल यहाँ चिकन नेक के ऊपर ही है, तो वो है सिक्किम। उसके बाद में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, तो इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि ये है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये है छत्तीसगढ़। ठीक है। और लास्ट बचता है मणिपुर। मणिपुर जो है वो आपके यहां, ये है मणिपुर। ठीक है। तो ये हमारे राज्यों की अवस्थिति है जो हमने आपको किसी भी पॉलिटिकल मैप में दर्शानी है, और ये मैप आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। कहाँ है मणिपुर है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। इसको बंद कर। फिर है मणिपुर। तो मणिपुर जो है, अगर हम नॉर्थ से देखें तो ये तीसरा राज्य मणिपुर है। ठीक है। ये है मणिपुर। तो इस तरह आपको अपने पॉलिटिकल मैप में इनको शो करके और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बतानी है। यानी कि भारत के अलावा और कहां कहां इस तरह के देश हैं जहां पर फेडरलिज्म या संघवाद लागू है। तो इसलिए मैंने ऐसा मैप चुना है जहां पर और भी बहुत से देश हैं, सिर्फ 3 नहीं है। आप अगर 3 अलग से कोई देश बताना चाहो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप एक ऑस्ट्रेलिया शो कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर की संघवाद है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अगर भारत के अलावा आपको बताना है तो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी संघवाद है, और भारत के अलावा नेपाल में भी संघवाद की स्थिति है। ठीक है ना। तो आप आराम से ये शो कर सकते हो कि इन 3 देशों में है। उसके अलावा आप अगर रूस भी बताते हैं तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा अफ्रीका का कुछ कंट्रीज हैं जहां भी संघवाद है, ब्राजील में संघवाद है, यूएसए में संघवाद है, और कनाडा में भी संघवाद है, मेक्सिको में भी संघवाद है। इस तरह आप काफी सारे देशों को इंडिकेट कर सकते हैं। सिर्फ 3 बताने हैं तो उन सिर्फ 3 में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में संघवाद के अभ्यास में एक विशेषता को इंगित कीजिए। यानी भारत में जो संघवाद अभ्यास में लाया जा रहा है उसकी एक विशेषता को इंगित कीजिए जो समान है, और एक विशेषता जो बेल्जियम से अलग है। यानी बेल्जियम में भी फेडरलिज्म है और भारत में भी फेडरलिज्म है। सो द क्वेश्चन इज, पॉइंट आउट वन ऑफ द फीचर ऑफ द प्रैक्टिस of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium। तो उदाहरण उत्तर में अगर हम देंगे तो उत्तर में हम पहले ऐसी चीज बताएंगे जो भारत और बेल्जियम में एक जैसी है। भारत में संघवाद के व्यवहार में विशेषता जो बेल्जियम के समान है वो क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उनके बीच में सत्ता साझाकरण या जिसको पावर शेयरिंग कहा जाता है। Feature in the practice of federalism in India that is similar of that in Belgium, there is power sharing between the union government and the state government। तो इन दोनों के बीच में जो सत्ताओं का बंटवारा होता है वो दोनों में एक जैसा है, लेकिन अलग क्या है? विशेषता जो बेल्जियम से अलग है
भारत में कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, लेकिन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार क्या होती है? जो समाज में अलग अलग वर्गों के हिसाब से बनी हो, जैसे कि हमने देखा बेल्जियम में भाषा के आधार पर बनी थी। फीचर दैट इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। इंडिया हैज नो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस वाइल बेल्जियम हैज वन। बेल्जियम में तो है लेकिन भारत में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, संघीय सरकार और एकात्म सरकार के बीच मुख्य अंतर क्या है? संघीय सरकार यानी फेडरल, और एकात्म जो फेडरल नहीं होती उसको एकात्म कहा जाता है। उदाहरण सहित समझाइए। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक एक उदाहरण देना है दोनों का। तो पहले संघीय रूप समझते हैं। संघीय रूप में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा, ठीक है ना। सो देयर इज अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पहला अंतर है इन दोनों के बीच में। और फिर जबकि एकात्म सरकार में क्या होता है? सत्ता केंद्र सरकार के साथ केंद्रीकृत होती है और राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है ना। द पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर हमें संघीय रूप का उदाहरण देना हो तो हम भारत का उदाहरण देंगे। भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज, यानी हमने कई टीयर्स में पावर शेयरिंग कर रखी है। और अगर हमें एकात्मक का उदाहरण देंगे तो हम श्रीलंका का देंगे। वहां राष्ट्रीय सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं। इफ वी वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ फेडरल कंट्री देन वी विल गिव एग्जांपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड इवन पंचायती राज एट द लोकल लेवल। जबकि अगर हमें यूनिटरी गवर्नमेंट का उदाहरण देना होगा तो हम श्रीलंका का देंगे। द नेशनल गवर्नमेंट ओनली हैज ऑल द पावर्स, तो हम श्रीलंका का एग्जाम्पल वहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में संविधान संशोधन से पहले और संविधान संशोधन के बाद भारत सरकार में या जो अंतर आया स्थानीय सरकारों में वो बताइए। क्या हुआ था 1992 में? 1992 में 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73rd संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में लागू किया गया था, जिसमें क्या था? इन स्थानीय सरकारों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे और स्थानीय सरकारों के पास अपनी कोई शक्ति या संसाधन भी नहीं थे। तो ये तो था लागू होने से पहले। लोकल गवर्नमेंट pre 1992 elections to these local governments were not held regularly and local government did not have any powers of or resources of their own, ठीक है। लेकिन 1992 के बाद क्या हो गया? अब सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और साथ ही साथ राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व यानी कि जो टैक्सेस आते हैं उनको बांटने की आवश्यकता होती है। बंटवारे की प्रकृति अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट to held regular elections to local government bodies and the state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. सीधी सी बात है कि 1992 से पहले चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, 1992 के बाद चुनाव रेगुलर हो रहे हैं। 1992 से पहले उनके पास कोई शक्तियां या कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन 1992 के बाद राज्य सरकार उनको शक्तियां भी देगी और रिसोर्सेज भी उपलब्ध करवाएगी। अब आपके जो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, देखिए मैंने उसमें थोड़ा कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लैंक्स में क्या भरना है। चूंकि अमेरिका किस तरह की संघ है, किस तरह का संघ है, साथ आने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली किस तरह की है? साथ रखने की है। देखिए आपके हिंदी का जो वर्जन है उसमें 3 ही ब्लैंक दिए हुए, जबकि इंग्लिश वाले वर्जन में 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, all the constituent
states have equal powers and states are strong vis-a-vis the federal government. But India is a holding together type of federation and some states have more powers than others. In India, the central government has more powers. तो ये एक जो ब्लैंक है वो इंग्लिश वर्जन में एक्स्ट्रा दिया हुआ है लेकिन हिंदी वर्जन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, हिंदी वर्जन में 3 ही ब्लैंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें कुछ कमेंट्स दिए गए हैं, कुछ विचार दिए गए हैं कुछ बच्चों के, तो उनके आधार पर आपको बताना है कि सही कौन सा है। यहाँ पर भारत में अपनाई जाने वाली भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से किसी एक स्थिति का समर्थन करने के लिए तर्क और उदाहरण आपको देना है। देखिए पहली क्या है, पहली जो संगीता देती है, संगीता ये कहती है कि व्यवस्थितता की जो नीति है राष्ट्रीय एकता को उसने मजबूत किया है। हमारे देश में जो अकोमोडेशन किया गया है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, इसने हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क अरमान देता है कि भाषा आधारित राज्यों ने सभी को अपनी अपनी भाषा के लिए जागरूक करके हमें अलग कर दिया। तो संगीता तो ये कह रही है कि इसकी वजह से हमारा देश एक हुआ, अरमान कह रहा है कि अलग हुआ। जबकि हरीश कहता है कि इस नीति ने केवल अन्य सभी भाषाओं पर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने में मदद की है। वो ये कह रहा है ना हमें एक किया ना हमें बांटा, सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इनमें से सही है? उत्तर क्या लिखा जाएगा? संगीता के द्वारा जो उल्लेखित किया गया है व्यवस्थितता की नीति, वो भारत में अपनाई जाने वाली भाषा नीति की सही प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सही प्रतिक्रिया कौन सी है? जो फर्स्ट है। क्यों है? क्योंकि इस नीति के कारण भारत विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों के साथ एकता में खड़ा है। कोई राज्य जो है अलग देश नहीं बन पाया है। अगर भारत ने इस आवास की नीति का पालन नहीं किया होता तो कई राज्य देश से अलग होने का प्रस्ताव रख सकते थे। अगर भारत ने उनकी भाषा को संरक्षित करने का ये नहीं अपनाया होता तो लॉजिक्स क्या दिए हैं? संगीता सेज द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। Arman says the language-based state have divided us, making everyone conscious of their language. And Harish said this policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages. So the right answer should be that of given by Sangeeta. Sangeeta says that the policy of accommodation mentioned by Sangeeta is a correct reaction to the language policy followed in India. Why is it correct? Due to this policy, India stands in unity with states having different languages. Had India not provided the policy of accommodation, several states could have proposed सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री। अगर हमने उस समय से इस पॉलिसी को पालन नहीं किया होता तो कई सारे देश वास्तव में अलग होने की इच्छा रख सकते थे। अब आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें पूछा ये गया है कि संघीय सरकार की क्या विशिष्टता है। तो संघीय सरकार की क्या विशिष्टता होगी? राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। देना, गिविंग इज अ काइंड ऑफ काइंडनेस। क्या सरकार कौन होती है अपने अधिकार देने वाली? अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं, अपने आप बंटते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। संघीय सरकार में क्या होता है? देखिए संघीय सरकार में क्या क्या होता है? संघीय सरकार की एक विशिष्टता आपको बतानी है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि ये जो है ये सिर्फ पावर शेयरिंग है, ये सिर्फ शक्ति का पृथक्करण है और कुछ नहीं है। लेकिन संघ जब बनता है तो इसके लिए सही आंसर है आपका कि जिसमें विभिन्न स्तरों पर इनकी शक्ति को बांट दिया जाता है। The national government gives some powers to provincial government. National government, who is the national government, is giving some powers to the state government. तो वो देने वाले कौन होते हैं? तो ये किसी भी तरह से संघीयता की निशानी नहीं हो सकती। फिर powers is distributed among the legislature, executive and judiciary. वो बांटा जाता है, इसको हम पावर शेयरिंग कह सकते हैं। इसको हम पावर शेयरिंग तो कह सकते हैं लेकिन फेडरलिज्म नहीं कह सकते। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, वो तो हर जगह ही होता है। बट द राइट आंसर इज गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
तो अगर उनको लेवल्स में बांट दिया जाएगा तो वो अपने आप संघीयता की श्रेणी में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में कुछ विषय जो दर्ज किए गए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से जो विषय है किस सूची में रखे जाएंगे। जैसे कि रक्षा, पहला जो है वो कौन सा है, वो डिफेंस। डिफेंस जो होगा वो यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है तो इसको हम संघीय सूची में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है पुलिस। पुलिस अपने अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का होता है तो इसलिए इसको स्टेट लिस्ट में रखा जाएगा, यानी कि पुलिस को हम राज्य सूची में रखेंगे। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो भी राज्य के स्तर पर ही होता है। हर राज्य की अपनी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है, तो एजुकेशन को भी हम राज्य सूची में ही शामिल करेंगे। ठीक है, राज्य सूची में ही शामिल किया जाएगा। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिस पर कई बार कई तरह के विवाद हो जाते हैं, तो एजुकेशन पूरे नेशन के लिए भी जरूरी है, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसको हम कॉन्करेंट कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर है बैंकिंग। बैंकिंग पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट या संघीय सूची में शामिल किया गया है। आपको ये थोड़ा सा इसी तरह से ध्यान में होना चाहिए। साथ ही फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को भी हम समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करेंगे। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन को भी कॉन्करेंट में शामिल करना चाहिए था, लेकिन इसको कॉन्करेंट में शामिल नहीं करके और संघीय सूची में शामिल कर दिया गया है। कम्युनिकेशन को संघीय सूची में शामिल किया गया है। ट्रेड जो है अपने अपने राज्य का मसला होता है, इसलिए इसको राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। और मैरिजेस, विवाह अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए थे उन पर हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां से हम शुरू करेंगे आपके इतिहास का सफर। ठीक है, इतिहास को अभी तक हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। हमने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, कुछ चैप्टर्स हमने इकोनॉमिक्स के ले लिए हैं, 3 चैप्टर्स हमने इकोनॉमिक्स के कर लिए हैं, यहाँ 2 चैप्टर हमने सिविक्स के भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे आपके हिस्ट्री के चैप्टर। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इतिहास के आपके चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।